हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम 3 खबरें आपको देंगे जो पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से भी बड़ी अहम है और पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी अमूर हैं उनके हवाले से भी बड़ी अहम है। सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के ISI चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोनों चीन में मौजूद हैं और चीन में ये क्या कर रहे हैं और इस सारे मामले का भारत से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे और आपको खबर देंगे अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है और बुशरा बीबी जो कि अहलिया हैं इमरान खान की, इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ें चल रही हैं और अलीमा खान के बज़ाहिर जो सियासी अज़ाइम हैं इनके पीछे की कहानी क्या है, इसके ऊपर हम आपको मालूमात देंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज खाना दिया है कुछ सहाफ़ियों को जहां पर उन्होंने दिल खोल कर अपनी बातें की हैं, अपने ऊपर उठाई जाने वाली जो उंगलियां थी उनका जवाब दिया है, सवालात जो उन पे उठाए जा रहे थे उनका जवाब दिया है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। और आप सुनाएं, खैरियत से? आप? आसिफ, मैं खैरियत से हूँ। ईरान वाला मामला ख़त्म हो गया, आपको पता है, यानी कि सीज़ फायर हो गया है। CNN ने एक स्टोरी की है और उन्होंने कहा कि जी ईरानियन जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप साहब जो हैं अमरीकी सदर, उन्होंने कहा कि देखिए जी नहीं, जो इजरायली हैं इनके पास बंदे थे, जब अटैक हुआ तो वो उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर गए और उन्होंने कहा जी तबाही मुकम्मल है। तो अलबत्ता IAEA आपको पता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो भी कह चुकी है कि वो ईरान को यूरेनियम की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे आगे की डेवलपमेंट एक और भी हुई है। आज ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि हम IAEA के साथ जो साल 2015 से तावन होता आ रहा था उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और अब IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन पर पाबंदी लगी है, वो ईरान में दाखिल नहीं हो सकते। हम यूरेनियम इनरिच करेंगे, यानी कि हम, उन्होंने इशारा कर दिया कि हम अपना काम जारी रखेंगे। और इस बारे में ट्रंप साहब से भी सवाल किया गया, तो सवाल में उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने एटम बम बनाया, ये यूरेनियम इनरिचमेंट की, तो हम इन पे दोबारा अटैक करेंगे। तो ये अलबत्ता ये है कि फायर बंदी हो गई है, जंग बंदी हो गई है। तो आप बताएं, आप पार्लियामेंट में थे। एजाज देखें ना, फिर बात तो वहीं खड़ी है ना, यानी कि मसला तो रिजॉल्व नहीं हुआ। एक एम्बिग्विटी थी कि ईरान के पास एटम बम है या नहीं, वो पहले से डिनाई करते आ रहे थे। ये बजिद थे कि है, उन्होंने उसको कर लिया हुआ है, इतना इनरिच, जितना एटम बम जिससे बन सकता है। अब जंग होने ख़त्म हो गई, जंग मुसल्लत की गई। पहले ईरान ने उसका जिस तरह जवाब भी था जवाब दिया है, अमेरिका ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आज भी जो वजह अनाद है वो वहीं पे खड़ी हुई कि उनका इसरार है कि जो है वो अगर दोबारा करेंगे तो फिर करेंगे। तो ये इसी तरह जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ था और उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, उसमें भी आज भी पाकिस्तान का पानी भी बंद है और कश्मीर के मामले का मामला भी वहीं खड़ा है। और बल्कि इंडिया तो आप कह रहा है कि मैं हम थर्ड पार्टी की सालसी नहीं मानेंगे। तो मुस्तकिल जो ख़तरात हैं दुनिया के ऊपर, किसी भी वक्त तीसरी जंग के बादल जो मंडला रहे हैं उसी तरह से मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल जो कज़िये हैं वो उसी तरह से खड़े हुए हैं। और ये जो आर्जी सीज़ फायर हैं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब तक बोन ऑफ कंटेंशन मौजूद होती है किसी भी वक्त, आप देखें पाकिस्तान का 2016, 2019 और फिर अब 2025 में 3 दफ़ा इंडिया के साथ जो है बड़े पैमाने पे जंग होते होते रह गई और इस दफ़ा तो बहुत सीरियस हालात हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे तनाज़ात, इंटरनेशनल तनाज़ात, बैनुल-अक़वामी बरादरी बैठ के हल नहीं करती तो ये तो आर्जी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और अपने अपने क्लेम्स हैं और इन्हीं क्लेम्स और अपनी जगह पे जो बदगुमानियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये यानी कि एक ख़तरा है मुस्तकिल दुनिया के अमन के लिए। और जिस बात की ज़रूरत है वो यही है कि इस डिप्लोमेसी को इतना बढ़ाया जाए कि इन मसाइल का कोई सलूशन निकले, जिनकी वजह से आए दिन जंग के लिए हालात ख़राब होते हैं। तो खैर एजाज़, आप बता रहे थे चाइना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसी से लिंक करते हैं। स्टार्ट हमने कर लिया। हमें देखें, हमने अपने शो में पहले जिक्र किया था ना कि पाकिस्तान की लीडरशिप डेफिनेटली इस आला सतही मीटिंग के बाद जो ट्रंप से हो रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप भी जो है वो
चाइना जाएगी और वहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि एक सफ़बंदी हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अमेरिका के साथ जो है कोई अपने मामलात आगे बढ़ाएं, कोई पींगें डालें और अपने दरीना दोस्त चाइना को उस बारे में एतमाद में ना लें। तो अब खबर क्या है? आसिफ, चीन में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के दो अहम प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकातें हो रही हैं। एक जो सबसे अहम प्लेटफॉर्म है जिसकी आज गैदरिंग हो गई, उसके ऊपर मैं बाद में तफसील से बताता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी उसमें शरीक थे। पाकिस्तान के DGSI भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, वो शरीक थे, और भारत के अजीत डोवल भी शरीक थे। ये मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा जो हैं, ये भी इनकी भी अलग से एक मीटिंग हो रही है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह आमने सामने होंगे। तो मैंने इस हवाले से वजारत ख़ारजा में नंबर डायल किए कि पता करूं कि चीज़ें पहले से जो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया की, वो भी पहले से डिसाइड हो जाती होती हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं वो खुद कर लेते हैं डिसाइड किए बगैर भी, लेकिन इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं ये पहले से डिसाइड होती हैं। तो मैंने पूछा कि कोई मीटिंग साइड लाइन्स पे इम्कान है? उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग तय भी नहीं है और हमने कोई इस तरह की मूव भी नहीं की हुई, ना उधर से कोई मूव है ना हमारी तरफ से मूव है। तो अब ज़रा ये दोनों जो साहिबान हैं, राजनाथ सिंह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आप दोनों का अगर प्रोफाइल देखें तो दोनों अपने अपने मुल्क में राइट विंग कंजर्वेटिव जाने जाते हैं। यानी कि राजनाथ सिंह, आपको पता है राजनाथ सिंह भारत के वज़ीर दाखिला भी, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं। तो राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान के बारे में मनफी बात करते रहते हैं, और हमारे ख्वाजा आसिफ जो हैं ये भी राइट विंग कंजर्वेटिव हैं कि ये भी हिंदुस्तान के बारे में कंजर्वेटिव बात करते रहते हैं। लेकिन चीन भी वहाँ पर मौजूद है। आप देखें, चीन वो मुल्क है जिसने ईरान और आसिफ सऊदी अरेबिया को आपस में बिठा दिया था, और चीन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत भी आपस में बैठें ताकि ये मसला हल हो। आसिफ, मेरी इतलात के मुताबिक इस जो दौरा है DGSI का, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनका, इसमें खाली अमरीकी जो दौरा है उसके ऊपर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस पे और भी चीज़ें हैं। SCO के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स वो भी इकट्ठे हुए हैं चीन में, और हिंदुस्तान से अजीत डोवल जो कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने तकरीर की है एक, जिसमें ज़ाहिर है हिंदुस्तान का एक अपना नैरेटिव है टेररिज्म के हवाले से। लश्कर तैयबा, वो जो कालादम तंजीमें जो जिन्हें पाकिस्तान ने भी कालादम करार दिया हुआ है, उनके बारे में उन्होंने तकरीर किया है। और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक जो हैं ये भी वहाँ पर मौजूद है, और इन्होंने भी तकरीर किया है, जो कि बताया गया है इनकी तरफ से मेरी इतलात के मुताबिक कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने ऊपर होने वाली जो जारियत है वो ख़त्म किया, और पाकिस्तान ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। तो मुझे अभी तक तो नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान कोई इनफॉर्मल मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि दोनों के दरमियान इनफॉर्मल राब्ता ज़रूर मौजूद है, फ़ोन के ऊपर राब्ता मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा मौका है कि ये हाथ भी मिलाएं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी राजनाथ से, जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे हाथ मिलाएं। वो तो शायद मुश्किल ही मिलाएं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों मिलाएंगे। तो लेट्स सी के क्या होता है। तो एजाज़, आप क्या समझते हैं कि जो अभी ईरान की और ये जो सीज़ फायर हुआ, चाइना वाली तो खैर बात होगी, तो ये सीज़ फायर आप क्या देखते हैं कि ये कुछ चलेगा? आसिफ, मेरे ख्याल में चलेगा। मेरा ख्याल है 5-6 साल तो ये चलेगा। 5-6 साल बाद दोबारा कुछ हो सकता है, और उस 5-6 साल में पता नहीं कितना पानी गुजर जाएगा। तो अच्छा एजाज़, मुझे ना, मैं एक बात सोच रहा था यार, हमारे जो लोग हैं ना बड़े डाढ़े हैं। देखें, इन्होंने ना, मुझे कल बड़ी मेरे लिए खुशगवार हैरत थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा बोल्डली इसराइल के वज़ीर आज़म को कह रहा है कि बुलाओ अपने पायलट वापस, और ये कभी टोन हमने ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। नहीं, आज तो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि जो इसराइल को आखिरी 2-3 दिन बड़ी मार पिटी है, आज तो उन्होंने ये भी मैं जब ये बात बाद में सोच रहा था बीइंग जर्नलिस्ट, तो मेरे एक ख्याल में आई बात, मैंने कहा देखें, हमारे दोस्तों ने ट्रम्प साहब के दिमाग में कहीं ना कहीं नोबल इनाम का जो पौधा लगाया है ना, वो अब थोड़ी थोड़ी जड़ पकड़नी शुरू हो गया है। कि वो भी कहा कि पूरी दुनिया की मुखालफत में अकेले खड़ा हो जाता था अमेरिका इसराइल के साथ,
और अब वो भी कुछ मिली जुली बातें करना शुरू हो गई। कहीं उनका भी जी चाहता है कि मुझे नोबल इनाम अगर मिल जाए तो कोई इसमें मजायका तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जिसने भी ये तीर फेंका था अंधेरे में, गो के इसकी टाइमिंग के हवाले से इस पर बड़ी लेदे हुई। लेकिन अब जब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात सुनता हूँ और पब्लिक बयानात सुनता हूँ, मीडिया पे वो जो आके कह रहे हैं, वो एक तासुर पैदा कर रहे हैं कि मैं नोबल इनाम का हकदार तो हूँ, मैंने तो अरबों लोगों की, पाकिस्तान इंडिया 2 एटमी ताकतों का कन्फ्लिक्ट भी रुकवाया, और अब चाइना के साथ, और ये जो मशरिक़ वस्ता में हुआ है ईरान वाला जो कज़िया था, ये जो जिसमें इसराइल ने एक जंग मुसल्लत की, उसमें वो गए भी और अब वो उसमें से अच्छे बच्चे बन के निकल भी आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिसी में चेंज है, क्योंकि अगर आप ट्रंप की नफ्सियात देखें तो आपको याद है कि वो जो बच्चे की वो जो फिल्म थी होम अलोन, उसमें उन्होंने टीम को कहा था कि आप मेरा कोई एक रोल, वो 7 सेकंड के रोल के लिए उन्होंने बड़ा अकोमोडेट किया था उनको। तो एक जाहिर है कि वो अपनी प्रोजेक्शन तो ट्रंप भी चाहते हैं ना, है तो इंसान है, तो उनके दिमाग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये उस पौधे ने ना वो कौंपलें फूटनी शुरू हो गई हैं कि मैं नोबल इनाम के लिए कुछ स्ट्रगल करूँ। वरना अमेरिकन किसी प्रेसिडेंट ने हमारे होश में हमने नहीं सुना कि कोई कैटेगोरिकली बात इसराइल के बारे में की हो, या इस तरह से कहा हो कि पायलट वापस बुला लो और ख़बरदार अगर हमला किया, और आज जिस तरह कह रहे हैं कि उसे नुकसान भी। वो हमेशा इसराइल के साथ बड़ा अमेरिका का जो रहता था वो एक बहुत ही आइडियल रिलेशन होते थे। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ें, खैर आसिफ, ये चलती रहेगी बात। नॉर्वे की जो कमेटी है ना, वो भी बड़े समझदार लोग हैं। मैं ये बात कर ही नहीं रहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप का जो साइको एनालिसिस है, अगर आप करें उनका बिहेवियरल, आप जो उनका एनालिसिस है, उन्होंने कभी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश नहीं की। वो कोई हाथ मिलाए तो उससे उल्टा हाथ मिलाते हैं, वो कहते तू कपड़े कैसे पहना है। अब वो अच्छी बातें करने लग गए जब से नोबल इनाम के साथ उनका नाम आया है। वो उन्हें शायद पूरी ज़िंदगी ना मिले, मैं नहीं कह रहा कि वो मिलेगा, लेकिन उनके ज़हन में कहीं ना कहीं ये बात आनी शुरू हो गई है कि मुझे बिहेव करना चाहिए उसके लिए। चले, अच्छी बात है, दिस इज़ व्हाट टाइम से अच्छी बात है। एजाज, आप बता रहे थे अलीमा खान और बुशरा बीबी जो हैं, उनके दरमियान जो कुछ चल रहा है उसका कोई बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड भी है। तो जो कुछ चल, जानते हैं कि उनके आपस में बड़े चलते रहते हैं बयानात भी। और आसिफ, अभी लेटेस्ट जो है ना, लेटेस्ट तो अलीमा खान साहिबा के 2-3 बयानात आए हैं सामने। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान माइनस हो गया, ठीक है, अडयाला के बाहर। फिर उन्होंने कहा एक और बात कही कि कल जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर को यहाँ पर होना चाहिए था, अडयाला के बाहर। वो जो बजट पास कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अली अमीन गंडापुर ने भी उसका जवाब दिया कि मेरा जो लीडर है वो इमरान खान है। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी बाकी उनके रिश्तेदार हैं जो भी हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मेरा लीडर इमरान खान है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इसमें अली अमीन गंडापुर बड़ा सोबर नज़र आया। वरना होता है ना कि लोग कहते हैं कि शेर अफजल मरवत भी, बाय द वे, शेर अफजल मरवत पे भी अलीमा खान साहिबा ने बड़ी तनकीद की थी। तो शेर अफजल मरवत में भी यही बात कही थी कि मेरा लीडर इमरान खान है, कोई रिश्तेदार उनके वो नहीं है। और हकीकत भी है, अलीमा साहिबा के पास अभी पार्टी उदा तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बैकग्राउंड इसकी बारे में बताई, मुझे ये पता लगता है, बताया किसी ने, और बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने बताया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा आजकल जिन लोगों से मिल रही हैं उनको ये कहती हैं कि क्या आप मेरा साथ दोगे, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी हम तो देंगे आपका साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। 2 ग्रुप भी है ना, एक ग्रुप है बुशरा बीबी ग्रुप और एक ग्रुप बन गया हुआ है अलीमा बीबी ग्रुप। अलीमा बीबी जो है वो बड़ी वोकल हैं, सामने आती हैं, और बुशरा बीबी की ज़ाहिर है वो तो पोजीशन ही अब वो नहीं है। तो मुझे ये पता चला है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं ये पार्टी के ऊपर होल्ड रखने के लिए अपनी खामोशी से एक मुहिम चला रही हैं। मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन कर रही हैं और पार्टी लीडरों के साथ भी इंटरेक्शन कर रही हैं। जिस किसी लीडर को कहा, बहुत सारे लीडरों को कहा, उनमें से एक ने मुझे तस्दीक भी की है कि अलीमा खान साहिबा हमसे बहुत थिक एंड वो थिन है और वो हमें कर रही हैं। और असल में अलीमा खान साहबा चाहती क्या है कि अब उनको पार्टी पोजीशन भी मिल जाए। इमरान खान साहब के जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए थे तो उनकी अहलिया थी,
कलसूम बीबी, वो कलसूम तो सामने भी आई, अब बुशरा बीबी तो पर्दा करती हैं, वो उस तरह सामने नहीं आती, या ज़ाहिर है उनका मुकदमा है या जेल में जो भी सूरत हाल है उनकी। जो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहती हैं वो अलीमा बीबी उठाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इमरान खान तो नहीं, इमरान खान तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि वो बाहर आएगा, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है। तो इमरान खान के बाद या उनकी अदम मौजूदगी में जो पार्टी के लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, चाहे वो मरकज़ी पार्लियामेंट है, चाहे सूबाई असम्बलियाँ, और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, वो सारे लोग मुझे जवाब दें। आपको पता है पिछले दिनों अलीमा खान साहिबा ने खामोशी से एक खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा किया है, बड़े लोगों से मिली हैं। वो सलाउद्दीन साहब हैं, प्रिंस सलाउद्दीन सईद, ये हज़ारा में होते हैं, उनसे भी उनकी बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, और भी बहुत सारे लोगों से हुई है। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि अलीमा खान साहिबा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, वो इस सारे फ़ायदे से, सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठा के अपनी सियासत करना चाहती हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो लोगों को कह रही हैं। और अगर मेरी कोई बात गलत है या अलीमा साहबा चाहती हैं, कहती हैं कि ये ऐसी बात नहीं है, तो वी वुड वेलकम हर व्यू, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई जाती उनसे मुखालिफ। एजाज गो के ये सारी ना पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स है, और इस पे ज़ाहिर सियासी तबसरे होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें, नहीं, मैं मालूमात दे रहा हूँ, मैं तबसरा नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं आपको इन दोनों फ्रीकैन के हवाले से एक राय देना चाहता हूँ कि अलीमा खान जो है ना, उन्होंने एक तो ये कि अलीमा खान को जो लोग आज ये कहते हैं वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं, तो जो दूसरा फ्रीक है वो तो बाज़ाब्ता फ़ायदे उठा चुका है, केस है ना आपकी। मतलब तोशा खाने के तहफ़ सारे, बुशरा बीबी की डिमांड थी, फिर प्रॉपर्टी टाइकून से इतने नहीं इतने कैरेट ऑडियोज़ आ चुकी हैं, बुशरा बीबी के फ़वाइद थे। पंजाब में तबादलों में किसका नाम आता है? अलीमा खान का नाम तो नहीं आता, ज़ाहिर है खातून अव्वल का और उनकी सहेली का नाम आता है। नहीं, आसिफ आता, नहीं, उनकी फ्रेंड इनडायरेक्ट उनकी दोस्त का आता है। डेफिनेटली उनकी दोस्त हैं, तो फिर उनकी लाइबिलिटी है ना। अलीमा खान का तो इससे तल्लुक नहीं है। अलीमा खान का नाम क्यों नहीं है? वो भी भाई था, जाके 4 फाइलें वो भी साइन करा सकती थी। अलीमा खान का नाम एसेट्स में आया है, वो उन्होंने कहा जी मैंने सिलाई मशीनों से बनाए। उन्हें उस वक्त के चीफ ने सादर को रमीन डिक्लेयर कर दिया, दुबई में प्रॉपर्टी भी आ गई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन प्योरली हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी, तबादला कराना, पैसे लेना, इसमें अलीमा खान का नाम मैंने नहीं कभी सुना। किसी और ने सुना हो तो नहीं, मैंने भी नहीं सुना। अलबत्ता बुशरा बीबी का नाम सुना, और उनकी जो लाइबिलिटियाँ थी उनका नाम हमने सुना। लेकिन वो जो फरागोगी हैं या उनके मियाँ हैं। आसिफ कथा मैं कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी का नाम भी डायरेक्ट किसी जगह नहीं आया कि उन्होंने डायरेक्ट किसी से पैसे। एजाज आप बात फराग का जरूर नाम आता है। एजाज इसमें आप थोड़ा उन्हें रियायती नंबर दे रहे हैं। देखें, जब आपके फ्रंट मैन जो होते हैं ना, वो आपकी लाइबिलिटी होते हैं। अगर बुशरा बीबी का नाम की फ्रेंड का नाम आ रहा, भाग भी गई, देखें ना, मतलब वो भाग गई पाकिस्तान से, उन पे करप्शन का रेफरेंस है, तो वो कैसे, वो इमरान खान तो उनको नहीं जानते बुशरा बीबी के अलावा, तो ये उनका नाम है, ऐसा नहीं लेकिन होता। आसिफ, मैं और आप इकट्ठे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैं और आप इकट्ठे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं। का वही पैमाना लगेगा ना जो पीटीआई दूसरों के लिए करती है। अगर आप नून के हक में बात करें, वो कहते हैं आप चोरों के साथ ही आप चोर हैं, तो बुशरा बीबी की आप इस तरह तो ना करें ना। नहीं, बुशरा बीबी की जो क्लोज तरीन फ्रेंड है, जिनके देखें एहसन इकबाल जमील गुज्जर का रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने डीपीओ को रात को 2 बजे तबादला कराया, सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। जी ऐसा ही। तो ये तो ना कहे ना कि देखें बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल क्लियर कट उसमें है कि उनकी फ्रेंड, उनके मियाँ अमूर सल्तनत चला रहे थे, उनके कहने पे जो वज़ीर आला लगाया गया बुशरा बीबी के कहने पे, वो उन्होंने नहीं हटाया। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की उनकी चलेगी तब तक नहीं हटाया। तो बुशरा बीबी जो है, अदालत भी लगाई है, केस भी फाइल किया और सजा भी सुना दी है। मैं पता क्या कह रहा हूं, नहीं कह रहा, सुन लेना मेरी बात। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मैटर आया था डीपीओ पाकपतन के तबादले का, जी मैं जानता हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, मैं जानता हूं, पास से कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप पता क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो करप्शन या पैसे लेने का मामलात हैं उसमें बुशरा बीबी मुलव्वस है, इसको क्योंकि उसकी दोस्त मुलव्वस है। मुदाखलत, पावर ग्रैब, नहीं सुन ले, पैसे उनकी फ्रेंड ने लिए हैं, केस है उसके ऊपर। अमूर सल्तनत में मुदाखलत का ऐन नाम का बंदा, देखिए ना, ये कल की बातें हैं एजाज। उन्होंने कहा जी आप नाम लिखें किन से, उनका अलिफ से लिखता, उनका आप चले जाएं, दूसरे से कहा उसने ऐन से ये लगेंगे। ये किसने कहा था? ऐसे ही ये एहसन इकबाल जमील ने नहीं कहा था,
ये वो जो उनकी नहीं, मैं फ्रेंड है ये कह रहा हूँ उसने कि कहा ये था, सारे सीरियस इल्जामात हैं जिन पे इल्जामात इन्वेस्टिगेशन हैं, अभी होनी है। और कुछ चीज़ों पे केस फाइल हैं जो कि चीख के बता रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो अमूर दाल में सल्तनत कुछ काला है। अमूर सल्तनत में ठीक बात, मुलव्वस थी। ठीक। यानी कि उन्होंने देखे ना यार एजाज, ओथ टेकिंग में उन्होंने कहा कि ओन चौधरी नहीं आएगा। अब आप बताएं कि अमूर सल्तनत में मुदाखलत है या नहीं? नहीं, वो इसलिए पहले दिन से, वो तो डोमेस्टिक वजह से यार बहुत सारी आसिफ, वो वजूहात तो थी। डोमेस्टिक वजह से। लेकिन आप एजाज नहीं कह सकते ना कि उनका तल्लक नहीं था। अलबत्ता अलीमा खान जो है ना, एसेट्स के अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि इमरान फलां बंदे से ना मिल, इमरान फलां बंदे से मिलो, या फलां नो के बाद नहीं आएगा। ये देखें, वो भी बहन थी, उनकी नाराज़गी होगी, बहनें नहीं बैठी थी पिछली शादी में, शादी में नहीं बैठी, शादी में नहीं बैठी थी ना, तो उन्होंने नाराज़गियाँ भी की हैं भाई से ये वो। लेकिन मुझे अलीमा खान के हवाले से, अपने भाई की रिहाई के हवाले से, मैं समझता हूँ कि वो बहुत जेन्युइन कोशिश कर रही हैं अलीमा खान। उनकी कोशिशें गलत समत में हो सकती हैं, उनकी फहम में कमी हो सकती है, लेकिन ये बात कहना कि वो भाई की पार्टी को, वो भाई की पार्टी पे को में पावर ग्रैस्प करना चाहती हैं कि किसी तरह मेरा भाई, मैं सबसे डेस्परेट जो बयान देखता हूँ ना इमरान खान के की रिहाई के हवाले से, वो उसकी बहन के। वो कहती यार इसको कैसे छोड़ोगे, खुदा का वास्ता मेहरबानी करो, आप तो इसको माइनस कर दिया। मतलब मैं इस तरह के बयान किसी दूसरे बंदे की नहीं। लेकिन आसिफ, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि जो मुझे सख्त लफ्ज़ कहने दीजिए, सबसे इर्रिस्पॉन्सिबल बयान भी अलीमा खान देती है। बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उनके कई बयानों से नुकसान भी हुआ, नुकसान होता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ एजाज, इशू ये मेरा आसिफ ये है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल एक वर्ड आपको कह दूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे जो बंदा सबसे ज़्यादा कंसर्न नज़र आता है ना इमरान के बाहर आने के हवाले से, वो मेरे नज़दीक अलीमा खान बहन है उनकी जी। मुझे उनके अलावा दूसरे लोग बहुत पीछे नज़र आते हैं इसी दावे के हामिल, बाकी फैमिली मेंबर भी मुझे बहुत पीछे नजर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, आप उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात पे नंबर दे रहे हैं कि वो जेन्युइन है, ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर दिस गार्ब वो पार्टी पूरी को हाईजैक कर रही हैं। मतलब देखें, इनका कोई पार्टी ओहदा नहीं है, ये हर पार्टी के, देखें शेर अफजल के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, रिकॉर्ड के ऊपर है ना। फिर किसके साथ मिसबिहेव किया? अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर आपके मुल्क का वज़ीर है ना, आपके सूबे का। दो चीजें और आप मिसबिहेव कर रही हैं। आपने अभी हवाला दिया था ना बेगम कलसूम नवाज का, उन्होंने जब स्ट्रगल की थी और वो ले गई थी पाकिस्तान से बाहर, मियाँ साहब की जो डील थ्रू हुई थी जनरल मुशर्रफ से, वो आ चुकी है। उस वक्त उनके पास पार्टी का कौन सा होता था? नहीं था ना, नहीं तो रोल प्ले किया उन्होंने। नहीं था, किसी से बदतमीजी भी नहीं की। नहीं, मैं ये नहीं, मैं किसी की ना बदतमीजी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं कहता हूँ होनी चाहिए। ख़वातीन है ना, उनकी जो फैम में आता बात करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत आइडियल अलीमा खान बयान, मैं कह रहा हूँ उनके कई बयान से नुकसान हुआ। उनको उनकी अपनी मुलाकात उसके बाद बहुत मुश्किल से होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कंसर्न, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कंसर्न नज़र आती हैं, उसमें वो गलत स्टेप भी ले लेती हैं। आसिफ, मेरा ये ख्याल है, मैं बड़े अदब से कहूँगा, जो पाकी पार्टी की हालत है ना एजाज, वो ये है कि इमरान खान कहते हैं जी कि आपने फील्ड मार्शल का ओहदा क्यों लिया, आप शहंशाह बन जाते, और पार्टी के जो अभी सिटिंग चेयरमैन है वो वेलकम करते हैं बैरिस्टर गोहर। पार्टी की तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, पार्टी के जितनी वो कहते हैं ना अपनी अपनी डफली, अपना अपना दफ। एक वाहिद इमरान खान की बहन है जो उसकी रिहाई के लिए मुझे जेन्युइनली कंसर्न नज़र आती है। वो उसमें उल्टी बात भी कर देती होगी, आई डोंट नो, आई नेवर माइंड कि वो उसका जॉब नहीं है, वो सियासतदान नहीं है। मैं आपको एक अदब से कहूँगा कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, मैं वर्कर की नहीं कर रहा, मैं लीडर्स की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जेन्युइनली, यार कहीं बहुत सारे लोग हैं जो रूपोश हैं आज तक। किस वजह से रूपोश हैं? तो उनमें और अलीमा खान में डिफरेंस हो गया ना। अलीमा खान सामने आके बात कर रही है ना, अलीमा खान बात भी कर रही हैं। देखें, अलीमा खान बात कर रही हैं। अलीमा खान ने अगर पार्टी के ओहदे और मुफाद लेने होते तो भाई के इक़्तिदार के दौर में आगे आती। नाराजगी थी ना, नहीं सुन ले, नाराजगी थी ना, नहीं थी, नाराजगी खत्म यार देखो ना, नाराजगी खत्म भी हो गई थी। जो इसमें लंबी चीजें हैं वो कुछ, मुझे मैं उनके करैक्टर के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, वो करप्ट है या नहीं है। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मुझे ना वो एक डेस्परेट बहन लग रही है जो अपने भाई को किसी भी कीमत पे रिहाई दिला। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा वो बड़ा सही कर रही है। पार्टी के लोग तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हैं एजाज। अब देखें, केपी हुकूमत ने एक फटा डाला खान साहब के कहने पे, और सबसे पहले बजट भी पास कर लिया, सबसे पहले पास कर लिया। हालांकि
इमरान खान बड़ा नाराज है इस बात 30th तक टाइम था, आप अभी नर्व से तो प्ले कर सकते थे ना यार, मैं नहीं कहता आप ना करते। यार इमरान खान इतनी इररिस्पॉन्सिबल बात करे कि आप बजट पास ना करें। नहीं, ये तो हम एक कल बात कह है, चुके हैं कह चुके हैं ना। और इसका सियासी नुकसान भी होना था। आसिफ, मैं लेकिन एजाज बात ये, जो पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी है, पार्टी ने उन पे अमल नहीं किया यार वो पार्टी 30th को अगर बिल्कुल पास ठीक किया है। करती, नहीं पार्टी अगर 30th को भी पास आसिफ करती, बिल्कुल ठीक किया है। नहीं पार्टी अगर 30th को भी पास करती ना, तो कोई नुकसान सियासी भी नहीं होना आसिफ था। ये नहीं आसिफ, आप गलत बात कर रहे हैं। आसिफ बात ये है, मैं अदब के साथ, भाई है मेरे, हमारे यहाँ मसला क्या है सारी पार्टियों में और पीटीआई में खास तौर पे, कि जो लीडर ने कह दिया ना आंखें बंद कर पे उस पर अमल दरामद करो। खान साहब ने इस मुल्क में वो रवायतें डाली जो आइन तोड़ा, सब कुछ किया, जो जिनकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आज वो जेल में, मुझे ये बात कहते हुए तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ज़ाहिर आपने बात ऐसी कर दी। खान साहब ने जब इधर से इस्तीफ़ा दिया तो दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी। क्यों? ताकि मरकज़ की हुकूमत टूटे और वो असम्बलियों के वज़ीर कहते थे कि हम नहीं तोड़ना चाहते, नुकसान होगा। ये क्या एथिक्स थी, आइन था, इखलाकियात थी, क्या था? मैं तो इस चीज़ को दिफा ही नहीं कर खान साहब जो बातें करते हैं ना, कि मैं ये कहूँगा कि वो इररिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं और उनका सिर्फ एक मरकज़ा कि वो खुद है, सिर्फ उनको फ़ायदा हो। भाई वो जिन लोगों को आपने सूबा दिया, उन्होंने सूबा भी चलाना है, दे भी होना है, वोट भी लेने हैं, ठीक है। एजाज, ये तो वो मैं बात मेरा है जो किसी मैं से भी कह रहा ताल्लुक हूँ, नहीं। ये तो वो बात और है, जो देखिए, बीबी ये बात उन्होंने कर तो ली है, IMF को खत भी लिखा था कि कर्जा तो नहीं, गलत बात है। तो सुन लेना, आप दूसरी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैं कहते ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का सियासी जो तर्ज सियासत है वो दुरुस्त है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी को उनको ओबे करना चाहिए कि नहीं। उनकी पार्टी को उनकी दुरुस्त बातों पे बिल्कुल ओबे करना चाहिए, दुरुस्त बातों पे ओबे, गलत बातों पे ओबे नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुन लेना। पहली तो बात यह है कि दुरुस्त और गलत का फैसला अगर उन्होंने अदर दैन इमरान करना है तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी अदालत उन्होंने लगाई है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ फैसले अगर सियासी हैं तो उनको सियासी ही होना चाहिए। बजट 30 तक भी पास हो जाए ना, रात 12 से पहले भी हो जाए, कोई उसमें आसिफ नुकसान ये नहीं 30 था। वाली पख आप लगा रहे हैं ना। खान साहब कह रहे हैं कि बजट पास ही नहीं करना। नहीं, मैं तो कल शो में कह चुका हूँ ना कि इसका सियासी नुकसान होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कल शो में कह चुका हूँ। आप उन्हें क्वेश्चन दे रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ गंडापुर साहब ने और जिस अफरा तफरी में किया है, शायद पता नहीं उन्हें कहाँ से कॉल आई हुई थी। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इमरान की स्ट्रेटजी सही है या गलत है, या उसको, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान की पार्टी कहीं और से हिदायत लेके चल रही है। मेरा आपके साथ नहीं, वो लेती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं। वो जो बात आप कर रहे हैं वो ठीक है। शीर वायलेशन में जब वो लेती है ना, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ख़ास तौर पे जो लोग ओहदेदार हैं, पार्टी ओहदेदार हैं या हुकूमती ओहदेदार हैं, वो कहीं और अलाइन हो चुके हैं। आसिफ वो क्यों, और यही वजह है कि क्यों नहीं हो रहे, मैं क्यों हुए, दिए गए उन्हीं के लोग थे ना, उन्होंने दिए थे, दिए भी उन्होंने थे। दूसरी बात यह है कि जब वो किसी भी जगह जाके ये बात करते हैं कि क्या वो बात करते होंगे ज़ाहिर है सिस्टम के लोग, या ये बाकी उनके कलीग्स जो पार्लियामेंट में बैठ के बात करते होंगे, तो क्या बात वो करते होंगे? क्या ये कानून के मुताबिक है? क्या ये आइन के मुताबिक है? क्या ये अखलाकियात के मुताबिक है? इस बात का क्या जवाब है? अब कल हम असम्बली में थे, असम्बली में पीटीआई के 2-3 लोगों ने कट मोशन डाली। किसके ऊपर? तवानाई के ऊपर, ये जो वजारत एनर्जी है उसके ऊपर उन्होंने जो कट मोशंस डाली, उसका जवाब दिया अवैस लगारी ने। नौजवान हैं, वज़ीर हैं। अच्छा, अवैस लगारी की मैं अगर कोई बात कहूँ ना, मेरी अवैस लगारी साहब से कोई दोस्ती नहीं है, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, एंड यू नो दैट। कोई हमारी कभी एक दफ़ा वो आए यहाँ पे, एक इंटरव्यू, बात ख़त्म हो, उसके बाद हमारी कोई ना कभी मिले, ना सलाम ना दुआ, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर उनकी स्पीच मौजूद है, पीटीआई के हमारे दोस्तों की भी और अवैस लगारी की भी। मार्वलस आर्ग्यूमेंट्स, सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स अवैस लगारी दे रहे हैं और उनको कर रहे हैं। तो अब वो जो दूसरी तरफ जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, मैं नाम लूँगा तो वो होगी, वो जिस वक्त अवैस लगारी तकरीर कर रहे हैं ना, तो 2 तरह के लोग थे। ज़्यादातर तो वो वहाँ से जगह छोड़ के चले गए, और जो मौजूद थे वो सर झुकाए हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जो कट मोशंस डाली थी उनकी कोई दलील नहीं थी। अब खान साहब जो पता है कि आपने पार्टी के लोगों को कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, वो काम करो जो आइन के ख़िलाफ़ हो, अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो, बस मेरे फ़ायदे में हो। अब
जब ये करेंगे तो आपकी पार्टी तो फिर जाएगी ना, कहीं और भी जाएगी, एजेंसियों के हाथों में भी खेलेगी, और कहीं आपके किसी एक ग्रुप में दाखिल होगी, कहीं दूसरी ग्रुप में दाखिल होगी। मैं बात आपकी को इस तरह से चैलेंज करूँगा। हाँ, वो बात खैर कहने का, हम तो एक बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। खान साहब अपनी पार्टी बेहतर जानते हैं कैसे चलानी है। जो इस वक्त हमें नज़र आता है उनके यहाँ पॉलिसी का फुकदान नज़र आता जी है, हाँ। इम्प्लीमेंट नहीं होती चीज़ें, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी उसकी निकाली हुई हैं। इस सारी सूरत हाल में ना उनकी एक बहन की आवाज़ मुझे बिल्कुल एक नहीफ सी आवाज़ आती है कि जो चाहती है कि मेरा भाई रिहा हो जाए। हाँ, तो वो जो यहाँ हमारे यहाँ भी डिस्कस हुआ था, आपको याद है ना, नौशीन यूसुफ आई थी। हाँ जी। कि दिनेश कुमार जो हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है कि जी आप बताएं कि ये आपने जो लोग भर्ती किए हैं ये किस पैकेज पे किए हैं, ये दौरों पे जा रहे हैं, सारा कुछ। तो उन्होंने आज एक, आपको पता है गिलानी साहब बात करने से नहीं रहते। गिलानी साहब सियासी इंतकाम पे यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। गिलानी साहब इससे पहले सज़ा काट चुके हैं सबसे लंबी नेशनल असेंबली में भर्तियों के, ठीक है, बाहर आगे उनका मुझे फिर मौका मिला, मैं फिर करूँ, वो फिर कर भी रहे हैं। अब वो चेयरमैन सेनेट है, वो फिर उन्होंने जो आज एक बात की ना वो बड़ी, आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी एक दफ़ा कहा था कि ये बगैर वीज़े वाले कहाँ से आए। जी जी जी। आप हमारे से पूछते हैं कि वीज़ों का तो बगैर वीज़े वाला ये जो आए ये किसकी इजाज़त से आए, बड़ा इस पर ले जी दे, जी जी। उसकी भी कीमत उन्हें देनी पड़ी, वो अदालत से नायल हो गए। आज उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा यार मेरे से तो ख़त लिखा गया और कबल इस, और मैंने मालूमात मंगवाई सेक्रेटेरिएट से, मैंने अभी वो चिट्ठी नहीं खोली तो मैंने देखा टीवी पे वो मालूमात चल रही हैं जो मुझे चिट्ठी में मिलनी थी, और नैब ने मेरे से रिकॉर्ड मांगा तो मैंने उन्हें भी दे दिया है। लेकिन उन्होंने जो बात की ना, उन्होंने कहा जो पिछले चेयरमैन सेनेट थे उनके 6 सालों में यहाँ जो भर्ती हुई है उस पर किसी ने कोई चिट्ठी लिखी है? सादिक संजरानी जो बाप पार्टी के, जो ताकतवर लोगों के चुनिंदा थे, उन्होंने जो गन डाल के गए हैं जो सेनेट के अंदर, वो कितने 100 बंदा रख के गए हैं, और ऐसे ऐसे लोग रख के गए हैं कि 100 से ज़्यादा है, कई 100 बंदा वो रख जी, के जी। गए हैं। ऐसे। उन्होंने कहा उनसे 6 सालों में सवाल भी नहीं हुआ और उन्होंने 6 सालों में जवाब भी किसी को नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मत करें ऐसे, मैंने तो सबका वो अपना भी सारा, उन्होंने कहा मुझे तो अभी, उन्होंने कहा देखें मुझे 6 वोटों से रह गया था, मैं दूसरी दफ़ा यूनानिमसली बन गया, मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा मैंने तो सारा रिकॉर्ड दे दिया, नैब ने मांगा मैंने नैब को भी दे दिया, यानी उन्होंने बताया कि नैब भी इस मामले में आ रहा है, यानी कि उन्होंने कहा लेकिन बात यह है उनसे, फिर मैंने कहा देखें आपने प्रोटेक्शन आर्डर जो जारी किए थे, उन्होंने कहा देखें मैं अपना जो काम है वो मुझे आता है, वो मैंने करना है, बाकी अगर रिकॉर्ड मांगा गया तो मैंने रिकॉर्ड दे दिया, मैंने किसी को नहीं कहा, इससे पहले लिख के दिया जाता रहा कि ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, नहीं शेयर किया जा सकता कि सेनेट सेक्रेटेरिएट में कितनी भर्ती हुई, कितने पैसों पे हुई, क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने दे दिया, मैंने मंगवा भी, कोई रजिस्ट नहीं किया, नैब को भी भेज दिया है, जिसको चाहिए वो जाके ले भी ले, तो मैंने, और पिछलों का भी मैंने कहा है वो भी दे दें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यानी आज गिलानी साहब ने अपना दिल खोला है साफियों के सामने। अच्छा आसिफ, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों, आपसे 4-5 दिन पहले चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मेरी मुलाकात हुई, और चूँकि वो प्रोग्राम हमने किया हुआ था, वो नौशीन यूसुफ आई थी, और इसी वाले से ये जो बातें आपने कही हैं, ये कमोबेश ये सारी बातें उन्होंने इन पर्सन मुझे बताई। लेकिन एक इजाफी बात थी जो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी मेरे बारे में कोई सवाल किया गया दिनेश कुमार से अलावा मालूमात तक रसाई के कानून के तहत, और मैंने वो मालूमात दे दी हैं। और पहले मैंने आते साथ ये कहा था कि पुराना जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, इसके बारे में मुझसे मालूमात मांगी गई, तो मैंने कहा जी ना दें। मीटिंग बुलाई तो उन्होंने कहा जी मैं उस गड़े मुर्दे नहीं खेड़ना चाहता, तो ना दें। कहते फिर दोबारा दरख्वास्त आई, मेरे बारे में भी आई और पुराने चेयरमैन के बारे में, फिर मैंने मीटिंग बुलाई, कानूनी देखे, तकाजे देखे, और फिर मैंने कहा जी फिर सारी मालूमात ओपन कर दें, ठीक है, और मैंने वो सारी मालूमात दे दी। अब मामला ये है कि सादिक संजरानी साहब के दौर में बहुत सारी भर्तियाँ हुई थी, और बहुत सारी भर्तियाँ अभी उनके हालात अच्छे नहीं हैं। फार्मर ISI चीफ
फैज़ हमीद साहब ने करवाई थी। उनका करीबी अजीज़ भी आज भी सेनेट में काम कर रहा है। सादिक संजरानी साहब ने बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया था एट दैट टाइम, और मालूमात का इतना ब्लॉक था कि मालूमात दे नहीं रहे थे। सादिक संजरानी साहब अगर आप मिलें तो बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये मामला चला गया था मालूमात तक रसाई के कमीशन के पास, और ज़ायद अब्दुल्ला हमारे दोस्त थे वहाँ पे, जो आपको पता है बड़े उन्होंने बड़ी बड़ी जो जिसे कहते हैं ना फ़ैसले दिए हुए हैं, तोशाखाना का फ़ैसला उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने एक नोटिस भेजा था सादिक संजरानी साहब को कि आप पेश हों। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये तो पब्लिक ऑफिस ही नहीं है। फिर हमारे वो दोस्त हैं बैरिस्टर साहब आजकल उधर खैबर पख्तूनख्वा में, उनको कहा क्या कि या कुछ और सेनेटर्स को कह के इन्होंने मालूमात तक रसाई का जो कानून है मजरिया 2017 उसको अमेंड करने की कोशिश की कि पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली, सेनेट और सुप्रीम कोर्ट तो खुद दिया है, पार्लियामेंट जो है वो पब्लिक ऑफिस नहीं है, अवाम के नुमाइंदे वहाँ पर बैठते हैं, पब्लिक ऑफिस। उनके दौर में ये मालूमात कभी भी नहीं आई। सादिक संजरानी साहब के दौर में जो कुछ भी सेनेट में हुआ आज तक उसकी वो नहीं आई, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। फिर हमाद मरी साहब हैं इनके स्टाफ अफसर, उनको इन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे दें मालूमात, हम वो पब्लिक करते हैं, आपने अच्छा काम किया, मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद किया है आपने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर अभी तक वो हमाद मरी साहब ने मालूमात हमें नहीं दी, लेकिन गिलानी साहब आज अगर पब्लिक में आके, क्योंकि मेरे साथ जो मीटिंग हुई थी वो तो इन पर्सन हुई थी, तो उसका मैंने जिक्र मुनासिब नहीं किया। आज आप बता रहे हैं आप उस खाने में मौजूद थे जहाँ पर और लोग भी थे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम शफाफियत जो है जब आप मुतारफ़ करवाते हैं तो कोई किसी को एतराज़ ही नहीं रहता। देखें, और मैं आपको एक और भी बात बताऊं, पिछले दिनों इसी से बात से वो लिंक्ड है, 2 अफसर हैं सिविल, खातून हैं, कोई स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनको यहाँ से सेनेट की सेक्रेटेरिएट से निकाल दिया गया किसी और जगह पे। वो ये तो आ चुकी है बात है। ठीक असल में इसको ना सुन तो लीजिए, मैंने कहा उनको निकाल दिया गया। अच्छा, और एक्चुअली मुझे ज़ाती तौर पे बच्चों के अखलाकियात का तकाजा है ना, हम नहीं बता सकते। खबर कौन देता है आपके बारे में? खबर देते हैं आपके कोलीग्स। किसी को जेलसी होगी, किसी को आपकी किसी बात से कोई नाराज़गी हो गई होगी, कोई किसी के व्यूज़ डिफरेंट हो गए। सेनेटर्स गिलानी साहब के बारे में वो डिसमिनेट करते रहे मालूमात। नुकसान किसको होता है? ये सेक्रेटेरिएट के लोगों को। मैं ना उस खातून को जानता हूँ ना उस स्पेशल सेक्रेटरी को जानता हूँ, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गिलानी साहब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है, ये मालूमात दी है, तो उनसे हम बड़ेपन की तवक्को करते हैं। सबसे पहली तो बात यह, गिलानी साहब अगर वाकई बड़े आदमी हैं तो बड़ेपन का मुजाहरा करें, यहाँ पे रूल्स बनाएं कि FPSC के अलावा आइंदा कोई भर्ती नहीं होगी, नहीं हो, ये तो होगा बड़ापन। बहुत सही बात। ये जवाज़ है अपनी बदामालियों का भी कि हमारा इस वक्त आर्गूमेंट है वो अकेले बदामाल नहीं, उनका अपना आर्गूमेंट भी है कि पिछले भी थे। क्या ही अच्छा हो कि वो कहें कि मैं नहीं हूँ। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारे अवामी जो नुमाइंदे हैं और बड़े बड़े जो हैं, हम उनसे ख्वाहिश करते हैं कि वो खुद के लिए स्टैंडर्ड्स बनाएं, वो कहें आइंदा FPSC के थ्रू आएगा बना। आप देखें ये नेशनल असेंबली में कितनी भर्तियां की, कोई पूछने वाला ही नहीं। नहीं, लेकिन अभी अयाज सादिक को आप क्रेडिट दें, उन्होंने कहा है कि मैं नेशनल असेंबली में बंदा FPSC के थ्रू रखूंगा। बहुत अच्छी बात। गिलानी साहब भी करें, इस चैप्टर को आइंदा के लिए बंद करें। बाकी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कि अगर किसी ने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिया PTI के बंदों का, तो आप उसको कहें कि तुमने भर्तियां की हैं, तुम पे नैब का केस बनाने लगे। असल मसला ये असल मसला ये है कि बहुत सारे लोग गिलानी साहब से नाखुश हैं इस बात पे कि प्रोडक्शन आर्डर उन्होंने जारी किया हुआ है। तो खैर ये चलता है हमारे, और ये बड़ी बदकिस्मती है जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, ये इस तरह के लोग सियासतदानों को तंग उनसे मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा गिलानी साहब आप पार्लिमानी रिवायात के तो बड़े अमीन रहे हैं, आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी बड़ा वक्त दिया, बतौर स्पीकर आपने लोगों के प्रोडक्शन आर्डर की, अभी भी बतौर चेयरमैन सेनेट की हैं। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चल रहा है? इंटरेस्टिंग। और ये उस मुआहदे की रूह से चल रहा है जिस पे आपने साइन किए थे, बीबी ने, आप उनके हमरा थे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा और अगर नहीं चल रहा तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन इसका हल यही है कि डेमोक्रेसी, मज़ीद डेमोक्रेसी, मज़ीद डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल में हमने बड़ा लंबा प्रोग्राम किया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हैं
तो हमें talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।